नईम एक निकट्टू लड़का था। काहली और सुस्ती इसमें कूट कूट कर भरी थी। वो कोई काम नहीं करता था जिसकी वजह से घर वाले इसे उठते बैठते बुरा कहते रहते थे, जबकि नईम का कहना था कि वो काम तलाश करता है लेकिन इसे कोई काम मिलता ही नहीं। कोई काम मिलता है तो मालिक बहुत जल्द इसे निकाल देता है और फिर वो बेरोजगार हो जाता है। लेकिन घर वाले अच्छी तरह जानते थे कि वो ना सिर्फ निकट्टू, कायल और सुस्त था, बल्कि पलरे दर्जे का झूठा लड़का था। वो बात बात पर झूठ बोलता था और ये बात समझता था कि झूठ बोलकर इसकी जान बच गई और इसको मार नहीं पड़ी। एक रोज इसके अब्बू ने इसे सुधारने के लिए डांट पिलाई कि अगर वो काम पर ना गया या मेहनत मजदूरी से जान चुराई तो उसे घर से निकाल देंगे। नईम सारा दिन दोस्तों के साथ खेलता रहा और शाम के वक्त घर आते हुए सोचने लगा कि अब्बू से कह दूं कि इसने दिन भर एक दुकान में काम किया, लेकिन शाम को मालिक ने खाली हाथ लौटाते हुए इससे कहा कि वो कल से काम पर ना आए। मगर वो जानता था कि इस बार का झूठ बोलना सौदामंद नहीं होगा। नईम मार के डर से घर आने के बजाय दूर चला गया। रात इसने बाहर बसर की। सुबह होते ही वो आवारागर्दी करने लगा। वो चलते चलते शहर से दूर निकल गया। अब इसे भूख ने सताया तो वो खाने की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। दूर इसे एक सेब बेचने वाले की रेडी नजर आई, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। वो रफ्ता रफ्ता रेडी के पास गया। रेडी वाला किसी से बातों में मसरूफ था। नईम ने 2-3 सेब चुपके से उठाए थे कि इसने रेडी वाले को अपनी तरफ तेज तेज कदमों से आते देखा। नईम पकड़े जाने के डर से दौड़ने लगा। रेडी वाला भी इसके पीछे भागने लगा। कुछ और लोग भी नईम को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वो बहुत फुर्तीला था, किसी के हाथ ना आया। लोगों ने इसे हाथ से निकलते देखा तो भागने से बाज आए, लेकिन चोर चोर की सदाएं इसका पीछा करती रहीं। पकड़ो इसे, पुलिस के हवाले करो। इस किस्म की आवाज़ें इसका दूर तक पीछा करती रहीं, लेकिन वो बेतहाशा दौड़ता रहा। जब इसके कदम रुके तो इसने अपने आप को एक पथरीले इलाके में पाया, जहां दूर दूर तक चटील मैदान था, बड़े बड़े पहाड़ और गाड़ थे। नईम को कुछ और न सूझा तो वो एक गाड़ में चला गया। गाड़ के अंदर जाने के बाद इसने खुद को महफूज कर लिया। पहले तो नईम ने अपनी सांसें दुरुस्त की, सुकून का सांस लिया और फिर पेट की आग बुझाने के लिए चोरी किए हुए सेब खाने लगा। अभी वो सेब खाकर फारिग ही हुआ था कि इसे गाड़ के दहाने पर किसी के कदमों की चाट सुनाई दी। वो पकड़े जाने के डर से गाड़ के और अंदर जाता गया। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो जितना गाड़ के अंदर जा रहा था, पुलिस का खौफ और पिटाई का डर इसे अंधेरे में भी चलने पर मजबूर कर रहा था। यकदम इसका पांव फिसल गया और एक बड़े से गड्ढे में गिरता चला गया। शायद ये गड्ढा नहीं, कोई कुआं था। खुदा का शुक्र है कि जब वो इस गड्ढे की तह में गिरा तो रेत पर गिरा, वरना पत्थर होते तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाती। नईम बहुत हैरान हुआ कि गाड़ के अंदर इतना बड़ा गड्ढा कैसे बना और परेशान हुआ कि इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन इसकी नज़र दाएं हाथ की जानिब पड़ी तो वो मजीद हैरान हुआ, क्योंकि इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे इस जगह से कोई रास्ता आगे की तरफ जा रहा है। वो जल्दी से उठा और इस जानिब कदम बढ़ाने लगा। वाकई एक रास्ता जो गड्ढे के अंदर सतह हमवार किए हुए था, लेकिन नईम की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगर ये रास्ता है तो इतना छोटा सा क्यों है और ये रास्ता कहाँ जाता है। तजस्सुस ने इसके कदमों को उठने पर मजबूर कर दिया। वो एक एक कदम नाप तोल कर उठा रहा था। जरा आगे गया तो इसे एक सुराख नजर आया। सुराख इतना बड़ा जरूर था कि इसके अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। नईम समझा कि ये कोई रोशनदान है या खिड़की है। नईम ने इस रोशनदान के अंदर झांका तो इस पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। अंदर तो कोई शहर आबाद था। एक बस्ती नुमा जगह थी। घर थे, दुकानें थी, सड़कें थी और कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक चलता दिखाई दे रहा था। नईम को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो कोई फिल्म टेलीविजन पर देख रहा हो। इसको बारी बारी हर चीज नजर आ रही थी। जिस बात ने इसकी सबसे ज्यादा तवज्जो इसकी तरफ कराई वो इस बस्ती की चीजें थीं। मकानात छोटे छोटे, जैसे लोग समंदर के साहिल पर समुंदर की गीली रेत से घरौंदे बनाते हैं। दुकानें भी छोटी थीं, जैसे कार्टूनों के घर हों। सड़कें बहुत ही बारीक और कम चौड़ी थीं, जैसे बड़े बड़े घरों में राहदारियां होती हैं। वो हैरानी से इसी रोशनदान के जरिए अंदर उतर गया। जरा सा आगे बढ़ा था
कि इसे दो गुड्डे चलते नजर आए, जैसे चाबी वाले खिलौने होते हैं। वो चलते जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं लेते थे। नईम सोचने लगा कि ये कौन सी चाबी वाले गुड्डे हैं जिसकी चाबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब इसे सामने से एक गुड़िया आती नजर आई तो वो इसके रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो करीब आई, नईम ने इसे अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे उछला जैसे करंट लग गया हो, क्योंकि इस गुड़िया ने इससे खौफजदा होकर चीख मार दी। तब नईम की मोटी अकल में बहुत देर के बाद आया कि ये कोई गुड्डे या गुड़िया नहीं बल्कि बौने लोग हैं, जिनको लोग बालाश्ती भी कहते हैं। लेकिन ये तो कहानियों का किरदार होते थे, इनका वजूद तो मुमकिन नहीं था। फिर ये मेरे सामने सचमुच कैसे आ गए? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। इसने अपने दांतों में शहादत की उंगली को दबाया तो तकलीफ का एहसास हुआ। तब इसे यकीन हो गया कि वो ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में देख रहा है कि वो बोनों की दुनिया में पहुंच चुका है और इस वक्त वो बोनों की एक बस्ती में खड़ा है। नईम को अनदेखी दुनिया बहुत भली लगी। वो मालूमात हासिल करना चाहता था कि इन बोनों की दुनिया कैसी होती है, इनके रहन सहन के तौर तरीके क्या हैं, इनकी तहजीब और सकाफत क्या है, इनके मबलूसात कैसे हैं, ये लोग किस तरह जिंदगी बसर करते हैं, क्या खाते पीते हैं, इनका जरिया माश क्या है, इनकी पैदाइश और मौत की रसूमात क्या हैं, ये किस तरह मिलजुल कर रहते हैं। नईम खामोशी से एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर तमाम मंजर देखना चाहता था, क्योंकि इसने कई बार मामू जान से बोनों की कहानी सुनी थी। वो तो आज तक यही समझता था कि बोनों का किरदार फर्जी है, भला इस कदर छोटे छोटे इंसान कैसे हो सकते हैं। लेकिन मामू जान की कहानी सुनाने का अंदाज भी बड़ा गजब का होता था। बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे वो कहानी नहीं बल्कि आंखों देखा हाल सुना रहे हों। नईम को याद था कि एक बार मामू जान ने बताया था कि इनके गांव में कुआं खोदा गया था। क्योंकि इनके गांव में पानी की बहुत किल्लत थी, इसलिए चौधरी साहब की मदद से गांव वालों ने एक कुआं बहुत मोहब्बत और दिन रात की जुस्तजू से खोद लिया था। इस कुएं से पानी भी निकलने लगा था जो बहुत मीठा था। कुआं खोद लेने के बाद जब आखिरी आदमी कुएं की तह से ऊपर आने लगा था तो एक बोने पर इसकी नजर पड़ी। वो समझा कोई जानवर है, लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक बोना है जो न जाने कहां से इस कुएं में आ गया। वो बड़ी एहतियात और कमाल होशियारी से इसे ऊपर ले आया और अपने तमाम साथियों को बात बताकर बोने को दिखाया। लेकिन जैसे इस शख्स ने कुएं से बाहर इस बोने को निकाला, वो मर गया। कहते हैं कि बोनों की जिंदगी के आसार जमीन की निचले सतह तक ही होते हैं। जमीन के ऊपर की आबो हवा इनका दम निकाल जाता है। गांव के लोग दूर दूर से इस बोने को देखने के लिए आए जो कुएं से बाहर आते ही मर गया था। ये सच्चा वाकया कहकर मामू ने सुनाया था। तब नईम को बड़ी हैरत हुई थी कि बोनों का किरदार ही नहीं बल्कि वो बजात खुद जिंदा होते हैं, इंसानों की तरह चलते फिरते हैं, सोते जागते हैं, जिंदगी की दीगर ज़रूरियात पूरी करते हैं और इनके यहाँ मौत और पैदाइश भी होती है। इनकी दुनिया अलग होती है। नईम को मामू की तमाम बातें और कहानियाँ एक एक करके याद आने लगी। मामू ने एक कहानी में बताया था कि बोने अफराद के यहाँ जब कोई मर जाता है तो वो उसे नहलाते हैं, साफ सुथरा करके कफन पहनाते हैं और फिर बिल्कुल हमारी तरह कब्र में दफना देते हैं। चंद बोने इसकी नमाज जनाजा भी अदा करते हैं। नईम को वो कहानी भी अच्छी तरह याद आ गई थी जिसमें मामू ने बताया था कि इनके यहाँ शादी की रस्मात भी होती हैं। लड़के और लड़की को सामने बिठाकर पूछा जाता है कि क्या तुम इस लड़के के साथ रहना पसंद करोगी। अगर लड़की हाँ कह दे तो फिर लड़के से पूछा जाता है क्या तुम इस लड़की की हिफाजत और ज़िंदगी भर साथ रहने का जिम्मा लेते हो। हाँ कह देने की सूरत में इनको दुआएं देकर रुखसत कर दिया जाता है। तब वो अपना अलग घर बसाते हैं और साथ साथ जिंदगी गुजारते हैं। नईम बहुत हैरान होने के साथ साथ खुश भी था। वो बोनों को हकीकत में चलता फिरता देख रहा था। कोई कारोबार में मसरूफ़ था तो कोई घर बार के कामकाज करने में। औरतें भी घरेलू कामकाज में लगी हुई थी। कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी तो कोई चूल्हा जलाकर रोटी सालन तैयार करने में मगन थी। नईम को बोनों की ज़िंदगी ने तो हैरान कर रखा था, लेकिन जिस बात ने सबसे ज़्यादा हैरत में डाला था वो थी बोनों की आमदोरफ्त, यानी इनकी आमदोरफ्त के ज़राए जिनके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते होंगे। फ़िलहाल तो नईम की नज़र एक बैलगाड़ी पर पड़ी जिसको एक बोना चला रहा था,
लेकिन मज़ीद हैरानी की वजह था कि ना सिर्फ बैलगाड़ी छोटी सी थी बल्कि इस बैलगाड़ी में जोता गया बैल भी बोना सा था। ज़रा फासले पर इसकी नज़र पड़ी तो एक बकरी दिखी तो समझा कि बकरी का बच्चा है, लेकिन गौर करने पे इसे समझ आया कि ये बोने आदमियों की गाय है जिसका दूध इनकी खुराक बनता है। काफ़ी मनाजर देखते देखते शाम का वक्त हो चला था। नईम ने महसूस किया कि सब बोने मगरिब की तरफ जा रहे हैं। ये बात इसकी समझ में नहीं आई, जबकि घर तो मशरिक, शुमाल और जनूब की तरफ भी वाक़े थे। यहाँ तक कि बोने शाम होने पर दुकानें बंद करके मगरिब की जानिब चल पड़े। मगरिब की तरफ सफ़र करने वालों में ना सिर्फ मर्द, औरतें और बूढ़े शामिल थे बल्कि नौजवान और बच्चे भी खुश व खरम इसी तरफ चलते जा रहे थे। जब सड़क सुनसान हो गई तो नईम ने भी चंद कदम आगे बढ़ाए। इसे बहुत दूर एक मैदान नजर आया। इस मैदान में बहुत सारे खिलौने बिखरे पड़े थे। फिर यकदम इसे ख्याल आया कि ये खिलौने नहीं हैं बल्कि वही बोने हैं जो इस बस्ती में रहते हैं और सब इस मैदान में आकर जमा हो गए हैं। नईम भी इस मैदान की तरफ चल दिया। ये देखता है कि मैदान में ईद का समा है। हर बोना खुश दिखाई देता है। सब अच्छे अच्छे लिबास पहने हुए हैं। कुछ लोग मैदान के अतराफ में वाकई अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए मेला देख रहे थे और कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठे थे। इस मेले में खेमे भी नस्ब किए गए थे और दुकानें भी लगाई गई थी। हुनरमंद बोने अपने हुनर का शाहकार तीर कमान, तलवारें, नेज़े और डंडे, लाठियां और देगर औजार बना कर लाए थे। इस मेले में ये तमाम चीज़ें फ़रोख्त के लिए लाई गई थीं। इस वक्त खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था। नईम को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो उम्र भर इन लोगों की ज़िंदगी बसर होते देखता रहे। नईम ने देखा कि इन लोगों में प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद बहुत था। वो एक दूसरे से इखलाक से बोल रहे थे, इंतहाई मिलनसार थे, मोहब्बत के भूखे, किसी में भी लड़ाई झगड़े की ख्वाह नहीं थी। नफ़रत का निशान भी इनके दिलों में नहीं था। चोरी, झूठ, गीबत, बोहतान, इल्ज़ाम तराशी और मकरो फरेब से वो लोग बिल्कुल आरी थे। कारोबार में भी इंतहाई ईमानदारी और पूरी नापतोल से काम ले रहे थे। हर शख्स मेहनत से काम कर रहा था। अपनी धुन में मगन और लगन का पक्का दिखाई देता था। नईम को इन बोने इंसानों की ज़िंदगी के ये पहलू बहुत पसंद आए। इसके दिल में आया कि ये इंसान किस कदर मुखलिस और पाकबाज हैं, जबकि 6-6 और 5-5 फीट के इंसान किस कदर धोखेबाज, लुटेरे, कातिल, सूदखोर, झगड़ालू, बेईमान, चुगलखोर और बदजुबान हैं। नईम अपनी ज़िंदगी से बेजार नज़र आने लगा। इसने दिल में दुआ की, या अल्लाह तुम मुझे भी बोना ही बना देता ताकि इनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारता, ताकि खतरों और गुनाहों से ज़िंदगी भर बच जाता। बहरहाल अब ऐसा मुमकिन नहीं था। नईम के ख्यालात का सिलसिला इस वक्त टूटा कि जब इसकी नज़र एक बोने मदारी पर पड़ी जो एक अजीब सी शिकल वाले बोने के पेट पर रस्सी बांधकर करतब दिखा रहा था। इसकी हरकतों पर सबको हंसी भी आ रही थी और हैरत भी हो रही थी। मेला देखने आने वाले सभी बोने इस मदारी के गिरोह जमा होने लगे और इसके हाथ में रस्सी में बंधे हुए बोने के करतब देखने लगे। ये शायद मदारी का बच्चा जमूरा था जो इंतहाई हल्की फुल्की हरकतों और चेहरे के साथ साथ जिस्म से भी मज़ा पैदा कर रहा था। नईम का दिल भी इसकी हरकतों से बहल रहा था। मदारी ने बच्चा जमूरा को हुक्म दिया कि वो ताज दिखाए। चुनाचा बच्चा जमूरा नाचने लगा। अब तो और भी मज़ा आने लगा। वो टंगे की तरह इधर उधर लड़खड़ाने लगा। इसके जिस्म में हड्डियां ही हड्डियां थी, गोश्त का कहीं नामो निशान तक न था। यही वजह थी कि इसके जिस्म में लचक ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसे जिस्म को थरथराने में आसानी पैदा हो रही थी। शायद वो अपने स्टाइल में डिस्को डांस कर रहा था। अभी मेला जारी ही था और सब अपने अपने कारोबार और खेल कूद में मसरूफ थे कि नईम की नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो बैलगाड़ी पर बैठा मदारी और इसके बच्चे जमूरे का तमाशा देख रहा था। नईम को वो बच्चा बेहद प्यारा लगा। इसके दिल में बच्चों का प्यार जाग उठा। वाकई नईम को बच्चों से मोहब्बत थी। वो अक्सर गली में मोहल्ले के बच्चों को जमा कर लेता और इनको खेल खिलाता था। यहाँ तक कि अपनी जेब खर्च से चीज़ें खरीद कर
बच्चों में तकसीम कर देता था। वो खेल के दौरान भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपने हिस्से के पैसे खर्च कर देता था। किसी बच्चे की कोई हरकत पसंद आ जाती थी तो नईम इसे मिठाई दिला देता था। कोई बच्चा इसकी बात मान लेता था तो वो इसे इनाम के तौर पर 1 या 2 रुपए दे देता था। यही वजह थी कि इतना नन्हा मुन्ना एक उंगली के बराबर बच्चा देखकर नईम से रहा ना गया और दबे पांव चलता हुआ इसके करीब पहुंचा और इसे आहिस्ता से पकड़कर हथेली पे बिठा लिया। हथेली को बुलंद करके नईम इस बच्चे को आंखों के सामने ले आया। नईम के चेहरे के तासुरात देखने वाले थे। शायद इतनी ज्यादा खुशी इसके चेहरे से इससे पहले आया ना हुई थी। वो जज्बात में कुछ भूल गया था कि वो इस वक्त बोनो की दुनिया में मौजूद है और मेले में खड़ा है। वो भूल गया था कि बच्चा हथेली पर लेने से इसके खिलाफ कोई रद्दो अमल भी हो सकता है। अचानक इसको अपने पैरों के ऊपर दकन का एहसास हुआ। इसने पाँव पर नजर डाली तो सकते में रह गया। तमाम बोने इसके गिर्द जमा हो गए और इस बोने बच्चे की मां नईम को गजबनाक नजरों से घूर रही थी। चंद बोने मिलकर इसके पाँव पर डंडों और लाठियों से मार रहे थे। तब इसे ख्याल आया कि मैंने बच्चे को प्यार करने के लिए उठाया था। शायद ये लोग समझे हैं कि मैं इसे अगवा करके ले जाना चाहता हूँ। नईम ने फौरन बच्चे को 2 उंगलियों से पकड़कर फौरन जमीन पर छोड़ दिया। बच्चे से जिस कदर तेज भागा जा सकता था वो भागा और अपनी माँ से जाकर लिपट गया, जो अभी तक गुस्से से नईम को घूर रही थी। वो लोग आपस में सुलह करने लगे। इससे पहले इनमें नईम के खिलाफ कोई साजिश तैयार होती या कोई बदगुमानी पैदा होती, वो वहाँ से खिसक लिया। इसका दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इसे वहाँ से बोनो की हिफाजत के डर से वापस आना पड़ा। जिस गड्ढे में गिर कर इसे बोनो की दुनिया का रास्ता मिला था, वो इस गड्ढे के दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। वही रोशनदान जिससे वो अंदर दाखिल हुआ था। इसने गौर किया तो पता चला ये कोई रोशनदान या खिड़की नहीं है, बल्कि बोनो की बस्ती में जाने के लिए मेन गेट है। नईम इनकी बस्ती के मेन गेट तक पहुंच ही पाया था कि अचानक इसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कूदा। इसने सोचा कि मैंने इन बोनों की जिंदगी और रहन सहन के तौर तरीके देख लिए हैं। इनकी तहजीब और सकाफत तो जान ली है। इनकी आवाज़ किस कदर बुलंद होती है, इनका लहजा पुस्त व धीमा होता है या फिर तेज व तलख। ये ख्याल आया तो इसको एहसास महरूमी होने लगा। दरअसल बात यही थी कि वो अभी तक किसी बोने के करीब नहीं हो पाया था। किसी से इसकी दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि वो दूर दूर से ही इन्हें छुप छुप कर देखता रहा था। फिर भला इसे इनकी आवाज़ का पता कैसे चलता। हाँ, नईम को कुछ याद आया कि जब इसने बोने बच्चे को उठाकर हथेली पे रखा था तो वो चीख चीख कर ज़ारो कतार रो रहा था, क्योंकि इसके चेहरे पर तासुरात और मुंह खुलने का अंदाज़ा बताता था कि बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इतने करीब होने के बावजूद नईम को बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। क्या इन बोनों के कद छोटे होने के साथ साथ इनकी आवाज़ें भी मध्यम होती हैं? ये सोचते ही नईम का तजस्सुस और बढ़ चला। अब तो इसने फैसला कर लिया था कि वो इनकी आवाज़ें सुनकर ही वापस जाएगा, और अगर इनकी गुफ्तगू और ज़ुबान इसकी समझ में आई तो इन बोनों से दोस्ती करके चंद दिन इनका मेहमान रहेगा। नईम इसी ख्याल में था कि इसे करीब ही 2 बोने नजर आए। वो इनके करीब बैठ गया। वो दोनों बातें तो कर रहे थे, लेकिन नईम तक इनकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी। इसने बहुत तवज्जो से सुना, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो सोचने लगा कि शायद इनके मुंह से आवाज़ ना निकलती हो। फ़कत इनके होंठ हिलते हों और ये लोग आपस में होंठों के इशारों से एक दूसरे से गुफ्तगू कर लेते हों। नईम ने हार ना मानी। इसने कोई शर्म महसूस किए बगैर इनके नज़दीक जाकर लेट गया। मुंह इन बोनों के नज़दीक हो गया। अब इसने इंतहाई तवज्जो से इनकी आवाज़ सुनने की कोशिश की। नईम ज़मीन पे लेटा एक मस्खरा लग रहा था, लेकिन इसे शर्म आया इसलिए भी नहीं आ रही कि इसे देखने वाला या शर्मिंदा करने वाला वहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं था। भाई ये क्या भला है? एक बोने ने दूसरे बोने के कान में सरगोशी करते हुए पूछा। यकीनन ये बोने की ही आवाज़ थी जो बमुश्किल नईम के कान से टकराई थी। इसने शुक्र अदा किया कि इसे इतना तो पता चल गया कि बोने भी उर्दू बोलते हैं, लेकिन इनकी उर्दू उतनी आला नहीं थी, बस आम सी बोली थी
जैसे लश्करी ज़ुबान कह सकते हैं, जिसमें बहुत सी ज़ुबानों के अल्फाज भी मिले होते हैं। भाई जिस तरह जिन, भूत, हैवान, चुड़ैल, परी, जानवर और परिंदे चरिंदे होते हैं, इसी तरह द्योहिकल जसामात रखने वालों में इंसान भी होते हैं, जिन्हें आदमजात कहा जाता है। ये हमारी जान के दुश्मन होते हैं, हमें देखते ही उठा ले जाते हैं और अपनी दुनिया में पहुंचा देते हैं। इनकी दुनिया शायद खला में वाक़े है, जहां पर जाते ही हमें सांस लेने में बहुत वक्त पेश आता है और वहां की आबो हवा में हमारा दम घुटने लगता है और चंद सातों में ही हमारा दम निकल जाता है और हम मर जाते हैं। दूसरे बोने ने आदमजात के मुतालिक तफसील से बताते हुए इसे समझाया। बातें सुनकर नईम के चेहरे पर खौफ की लहरें आने जाने लगी। क्या कहा? ये लोग हमें देखते ही अगवा करके अपनी दुनिया में ले जाते हैं, जहां हम चंद सातों में ही मर जाते हैं। दूसरे बोने ने हैरत से इसकी बातें दोहराई। हाँ, तुमने देखा नहीं था कि इस आदमजात ने हमारे बच्चे को उठाकर अगवा कर लिया था। हम इस पर जोर का हमला ना करते तो ये इसे अपनी दुनिया में अगवा करके ले जाता और मार देता। अल्लाह हमें इन आदमजादों के शर से बचाए। एक बोने ने दुआया अंदाज में जुमला कहते हुए नईम को नफरत भरी नज़रों से देखा और दूसरे बोने ने दिल की उठता गहराइयों से आमीन कहा। अब नईम से इस जगह रुकना मुमकिन नहीं रहा। वो एक अलविदाई नज़र डालकर बोनों और इनकी दुनिया को खुदा हाफिज कहकर इस रोशनदान से बाहर निकल आया। बमुश्किल वो गड़े से ऊपर गाड़ तक पहुंचा। अंधेरे में चलता हुआ गाड़ से बाहर निकल आया। अब इसे किसी का डर नहीं था। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचा और इसने अपने गायब रहने की वजह सबको बताई। इसने बोनों की जिंदगी और इनकी बस्ती की एक एक बात तफसील से बताई, लेकिन किसी एक शख्स ने या किसी छोटे से बच्चे ने भी इसकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया और इन बातों को फ़कत एक कहानी किरदार जो इसने अपने मन में गढ़ कर सुनाई है, या किसी ने इसके ख्वाब की ताबीर की है, या नईम ने कोई ख्वाब देखा है, ऐसे महसूस कराया। इस बार नईम ने जी भरकर कस्में खाईं कि खुदा की कसम इसने जो कुछ बताया है ये सब वो अपनी जागती आंखों से देख कर आ रहा है। लेकिन नईम इस कदर झूठ बोलता था कि इसकी सच्ची बातों को भी झूठ जाना गया और इसका मजाक उड़ाया गया। तब इसे कम से कम ये बात नसीहत हुई कि इंसान को मजाक में भी झूठ से काम नहीं लेना चाहिए। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।